Assalamu alaikum viewers. Welcome to another experiment, which is to determine the critical load and buckling in long columns. So हमारी आज की स्टडी होगी लॉन्ग कॉलम्स के बारे में, हम वो कैसे बकल करते हैं और उनके क्रिटिकल लोड्स के बारे में. So first of all हम देखेंगे कि यार व्हाट आर लॉन्ग कॉलम्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम. तो लॉन्ग कॉलम बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जिसकी वन डायरेक्शन इज़ मोर देन द अदर टू डायरेक्शन, इसकी एक्सियल डायरेक्शन जो है वो दैट इज़ ग्रेटर देन द अदर टू डायरेक्शंस. ठीक है. एंड शॉर्ट कॉलम इन विच द एक्सियल लेंथ इज़ लेस देन इट्स विड्थ एंड इट्स ब्रेड्थ. ठीक है. फ़िलहाल के लिए हम इसे सिंपल रखते हैं. इस वीडियो के एंड पे आपको पता चलेगा कि यार व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम्स एंड हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट दैम. ठीक है. सो अदर कॉलम स्ट्रक्चरल मेंबर्स दैट सपोर्ट कंप्रेसिव एक्सियल लोड्स आर कॉल्ड कॉलम्स. ठीक है. कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो कि एक्सियल एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर आप इस तरह कंप्रेसिव लोड्स अप्लाई करते हैं, दे आर टर्म्ड एज कॉलम्स. ठीक है. अच्छा. In general, if a beam element is under a compressive load and its length is an order of magnitude larger than either of its other dimensions called a column, due to its size, its axial displacement is going to be very small as compared to its lateral deflection called buckling. अच्छा, हमारे पास इस तरह अगर लोड अप्लाई हो रही है तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन आएगी. व्हाट इज़ डिफ्लेक्शन? कि आपके पास अगर कंप्रेसिव लोड आ रही है तो ये कॉलम इसकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी. अगर इसमें आप इंस्टेड ऑफ कंप्रेशन अगर आप इसमें टेंशन अप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी. ठीक है. सो बोथ ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट आर टर्म्ड एज डिफ्लेक्शंस. ठीक है. एंड व्हाट इज़ बकलिंग? अगर आप इस पर कॉन्टीन्यूसली लोड अप्लाई करते रहें तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा कि ये बकल करना शुरू हो जाएगी. मतलब इसमें इस तरह का एक कर्व आना शुरू हो जाएगा. दैट इज़ टर्म्ड एज बकलिंग. सो हमारे पास बकलिंग भी एक लिमिट तक होती है. इसमें आप लोड इंक्रीज़ करते जाएं, आपके पास बकलिंग इंक्रीज़ होती जाएगी अनटिल अ पॉइंट कम्स कि आपके पास इस पर एक मैक्सिमम लोड अप्लाई हो जाए और ये कॉलम आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाए. सो दैट मैक्सिमम लोड इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल लोड, कि जिस पे आपका कॉलम अल्टीमेट बकलिंग तक पहुंच जाए. ठीक है. द लोड्स दैट आर कमिंग टू कॉलम आर मोर देन द वेट ऑफ द कॉलम, द बकलिंग फैक्टर टेक्स प्लेस. अच्छा. कि अगर आपके पास अप्लाइड लोड इज़ मोर देन द सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम तो आपके पास बकलिंग आती है. ठीक है. अच्छा. शॉर्ट कॉलम्स फेल ड्यू टू कंप्रेसिव लोड क्रशिंग एंड लॉन्ग कॉलम्स फेल ड्यू टू बकलिंग. ठीक है. आपके पास शॉर्ट कॉलम हो तो उसमें बकलिंग हो ही नहीं सकती. बकलिंग सिर्फ और सिर्फ होती ही लॉन्ग कॉलम में है तो वो फिर बकलिंग से फेल होती है. Now introducing you to another term that is known as the radius of gyration. What is radius of gyration? हम यूजुअली से कहते हैं कि यार अगर आप एक इरेगुलर बॉडी को आप एक सर्कुलर बॉडी में कन्वर्ट करें, so when an irregular body of cross section area A is converted to a circle of the same cross sectional area, then the radius of that circle is called as radius of gyration. ठीक है. कि अगर आप एक इरेगुलर बॉडी को अगर आप उसी बॉडी को ना उसमें कुछ मास ऐड करें ना उसे सब्ट्रैक्ट करें, सिर्फ उसे ही रीमोल्ड करके उसे एक सर्कुलर शेप दें, सो उस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट इज़ नोन दैट वुड बी टर्म्ड एज द रेडियस ऑफ गायरेशन. दैट इज़ इट्स सिंपल डेफिनेशन. ठीक है. अच्छा. रिलेशन आपके पास मैथमेटिकली क्या आएगी? आई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर वेयर ए इज़ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर इज़ द रेडियस. ठीक है. सो इस रिलेशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई और ए, वेयर आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. सो डेफिनेशन क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ गायरेशन. अच्छा. सो नाउ कमिंग बैक टू द क्रिटिकल लोड की जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि क्रिटिकल लोड जो कि आपके पास बकलिंग मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है उस मटेरियल के अल्टीमेट
जो कैपेसिटी है उस तक. सो दैट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन P critical is equal to pi square EI over KL square, where K is the effective length factor. हम इसके बारे में अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि what is effective length factor. Pi is 22/7 or 3.14. E is the modulus of elasticity, I is the amount of inertia, and L is the length of the column. ठीक है. From support to support, or yeah, support to the free end, whatever you may call it. Here length, L is the length of the column, E is the modulus of elasticity, I is the moment of inertia. ठीक है. Now use minimum moment of inertia by taking smaller side. अच्छा, आप इसमें minimum moment of inertia क्यों यूज़ करते हैं? Because हमारे पास critical load जो है, हमारे पास एक मटेरियल की मटेरियल इज़ एज स्ट्रॉन्ग या एज एबल टू टेक लोड जितना कि वो एक उसकी मिनिमम, उसकी एक वीकेस्ट लिंक, कहते हैं ना कि यार मटेरियल इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक. तो ये उसका वीकेस्ट लिंक है कि हम उसमें मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें ऐड करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी क्रिटिकल. ठीक है. एनीवेज आप डिटेल में ना जाएं, बट इसमें हम मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास क्रिटिकल लोड कम से कम आए, ताकि हमारे पास हमें पता चले कि ये मटेरियल कहाँ पे फेल होने वाला है. ठीक है. हम उसकी वर्स्ट केस सिनेरियोज में डिस्कस करते हैं. अच्छा, सो द क्रिटिकल लोड फॉर द डिफरेंट सेक्शन इज गिवन बाय व्हेन बोथ द एंड्स आर पिन्ड, मतलब कि आपके पास दोनों साइड पे पिन सेक्शंस हों. सो इन दैट केस आपके पास effective length is equal to L. Here we have the effective length factor equal to 1. ठीक है. Now coming back to the long and short column scenario, let me introduce you to the slenderness ratio, which is given by effective length over radius of gyration. ठीक है. So slenderness ratio is equal to effective length factor over R, effective length over R. So हमारे पास लॉन्ग कॉलम्स की स्लेंडरनेस रेशियो होती है ग्रेटर दैन 120 एंड शॉर्ट कॉलम्स ग्रेटर दैन 32. हमारे पास इन दोनों के बीच में हम इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन कॉलम्स या नॉर्मल कॉलम्स, आप इन्हें जो भी नाम दें, लेकिन यूजुअली लॉन्ग कॉलम्स हमारे पास वही होते हैं. आपके पास ये सारा सिनेरियो उन कॉलम्स के लिए आता है जिनका स्लेंडरनेस रेशियो इज़ ग्रेटर दैन 120. ठीक है. तो हम उस केस में फिर क्रिटिकल लोड और ये आइलर बकलिंग इक्वेशन, अच्छा दिस इक्वेशन इज़ नोन एज द आइलर बकलिंग इक्वेशन. ठीक है. नाउ हमारे पास अगर दोनों साइड्स पे पिन हो तो पिन सेक्शन हमारे पास उसका इफेक्टिव लेंथ फैक्टर 1 आता है. इफ़ बोथ द साइड्स आर फिक्स, तो हमारे पास उस केस में इसकी बकलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. हमारे पास इफेक्टिव लेंथ फैक्टर आता है हाफ, 1/2. If one side is fixed, the other is pinned, then हमारे पास effective length factor आता है √2/2. And if one side is fixed and the other is free, then हमारे पास effective length factor आता है equal to 2. ठीक है. So using all these equations, all these scenarios, हम इसे अप्लाई करते हैं, हम अपना सारा डाटा इस टेबल में पुट करते हैं. हमारे पास जो कि अवेलेबल अपरेटस है हमारे लैब में, हम उस लैब पे डिफरेंट हम उसमें पेन्स या डिफरेंट फिक्सचर्स हम उसमें यूज़ करते हैं अपने बकलिंग के लिए, अपने कॉलम्स के लिए. हमारे पास हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं हमारे पास, जो कि कॉलम्स हैं स्टील, एल्यूमिनियम एंड ब्रास. सो तीनों के लिए हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं उनकी. सो हम हर एक सिनेरियो को यहाँ पे प्लॉट करते हैं डिफरेंट केसेस के लिए कि हमारे पास पिन सेक्शन है, फिक्स सेक्शन है, फिक्स पिन और या फिक्स पिन कॉलम बकलिंग. तो उन सब के लिए आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेंथ, बाउंड्री कंडीशन मीन्स कि यार आपके पास एंड कंडीशन आपके पास क्या है, फिक्स हैं, पिन है, कौन सी हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड सो ऑन. So that's it. If you guys have any queries, you are most welcome to join me in the discussion in the comments tab. So best of luck.